हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हमारे पॉलिटी सेशन का अगला जो टॉपिक था भारत शासन अधिनियम, उसको कंटिन्यू करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के यूनिट 6 का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पॉलिटी है। तो इसके पहले जो हमने आपको बताया था भारत शासन अधिनियम 1919 में मैंने आपको एक बात बताया था कि 1919 में जो था, ये प्रावधान किया गया था कि हर 10 साल में एक आयोग का गठन किया जाएगा जो ये रिव्यू करेगा कि ये वाला अधिनियम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि 1927 में ही आपका साइमन कमीशन का गठन हो गया था। और ये जो है आपका 10 साल के पहले ही आ गया था, इसीलिए इसका बहुत जोर के विरोध हो रहा था। दूसरा कारण इसका क्या था, इसके विरोध का, कि इसमें 7 लोग जो थे वो सातों के सातों जो थे अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका जो है विरोध हो रहा था, जिसके जो आप जानते हैं शायद कि उसमें लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। और इस अधिनियम के विरोध में जो मोतीलाल नेहरू है, उस समय जो कांग्रेस में थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी रिपोर्ट देंगे। तो उस टाइम पे जो लॉर्ड बर्केनहेड था, उसे भेजा गया था कि आपको साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा है उसे आपको शांत करना है। ठीक है, तो लॉर्ड बर्केनहेड जब आया तो उससे मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम अपना जो है अपने संविधान का निर्माण खुद करेंगे, या हमको उसमें जगह चाहिए साइमन कमीशन में। तो उसने कहा ठीक है। तो लॉर्ड बर्केनहेड ने कहा कि आपके जितने भी राजनीतिक जो ग्रुप है, वो अगर आपकी इस बात को मान लेते हैं तो हम आपके द्वारा जो संविधान दोगे आप उसे स्वीकार कर लेंगे। तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी जो है रिपोर्ट पेश करी, जिसमें ठीक है, तो उसको सभी राजनीतिक पार्टियों ने तो मान लिया, लेकिन एक ही राजनीतिक पार्टी है जिसने नहीं माना, वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने नहीं माना, तो उस हिसाब से बर्केनहेड ने जो शर्त लगाई थी कि आपकी खुद की पार्टी अगर नहीं मानती है तो हम उसको लागू नहीं करेंगे, हम साइमन कमीशन लागू करेंगे। तो बर्केनहेड शर्त जीत गया। और फिर इस पे जो मोतीलाल नेहरू है, उस उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की। ठीक है, डोमिनियन स्टेट की मांग की। डोमिनियन स्टेट की मांग की तो फिर इसमें जो इनके मोतीलाल नेहरू के लड़के थे, जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब ये हो गए गुस्सा कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग है वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो यहीं से फिर जो आपके मोतीलाल नेहरू है वो अलग उनकी एक पार्टी बना ली जो स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और साइमन कमीशन का एक और टॉपिक है कि साइमन कमीशन का विरोध, मतलब सभी ने विरोध किए थे, लेकिन एक व्यक्ति जो थे जो विरोध नहीं कर रहे थे, जो सपोर्ट में थे, वो थे BR अम्बेडकर। ठीक है, ये आपको याद रखना फैक्ट के तौर पे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले फिर ये क्या हुआ, ब्रिटेन में जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको याद होगा, एक 1930 में, एक 31 में और एक 32 में। तो इसमें जो थे आपके गांधी जी ने भाग लिया था सेकेंड वाले में। तो बाकी तीनों में जो भाग लेने वाले थे BR अम्बेडकर थे, और आपके एनी बेसेंट थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तेज बहादुर राय थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दूसरे में जब गांधी जी इसमें भाग लेने गए थे, तो यहाँ पर इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग किया था। ठीक है, तो सबसे पहले बार मौलिक अधिकारों की मांग इनके सामने, अंग्रेजों के सामने, महात्मा गांधी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में किया था। ठीक है, और यही गोलमेज सम्मेलन के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 तैयार किया गया था। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड था, थोड़ा सा मैंने आपको बताने का ट्राई किया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये पेश किया गया था आपका 1933 में और लागू किया गया था 1937 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड क्या बोलना है इनको, लिनलिथगो ही बोलो। ठीक है, 1933 में इनको समिति का हेड बनाया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में जो थे 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आज भी अपनी जो संविधान है उसका 80% जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 ही लागू है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी।
प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को ज़्यादा पावर दी गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी और शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों में जो है विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 11 में से जो 6 पहले उस टाइम पे 11 प्रांत हुआ करते, तो 11 में से 6 जो प्रांत थे उसमें द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और सेंट्रल प्रोविंस, ये जो थे 6 प्रांत थे। ठीक है, 1937 में जो है इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो हमारा क्या है वर्तमान में भी सर्वोच्च न्यायालय है। उसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो आपको याद रखना 1935 के अधिनियम से जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, संघीय न्यायालय उस टाइम उसको कहा जाता था। मताधिकार में विस्तार हुआ था, लगभग 10% मताधिकार विस्तार किया गया था। पिछले बार हमने देखा कि महिलाओं को जो है मताधिकार प्राप्त हुआ था और इसमें मताधिकार को विस्तार करके किया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। मुंबई में जो है इसकी स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसे पहले जो है भारत शासन अधिनियम को 1935 को इसे पहला संवैधानिक ढांचा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया इसका बहुत सारा जो पार्ट है। अभी मूल संविधान जो हमारा बनाया गया था उसमें लगभग 80% जो भाग था इसी अधिनियम से लिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी जो असफल हो गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी इसमें। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किया गया था। शक्तियों का विभाजन कैसा, जैसा आज की डेट में भी ये चीज़ चलती है आपकी संवर्ती सूची, राज्य सूची और आपका संघ सूची। ये उसी से लिया गया था। जैसे उस टाइम पे संघ सूची में जो थे 59 जो थे विषय थे। प्रांतीय सूची में यही प्रांतीय सूची मतलब राज्य सूची, इसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूपीएससी और प्रांतीय सेवाओं का गठन जो है उसी 1935 के अधिनियम से ही किया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी इसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 1935 के अधिनियम से स्टार्ट की गई थी। आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को तोड़ा गया था। हमसे पहले जो हमारा पार्ट था बर्मा, ठीक है, यहाँ पे जो बर्मा था वो हमारा ही पार्ट था। तो ये 1937 के अधिनियम से इसको अलग कर दिया गया था। 1936 में ओडिशा का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये आपका याद रखना है। तो ये था पूरा आपका भारत शासन अधिनियम। चलिए इसके रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ इसमें ऐड हुआ है, कुछ उसमें ऐड ऑन करना है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में वन लाइनर देखते हैं हम। ठीक है, भारत में उत्तरदायी पूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? तो ठीक है, अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम था 1935 का। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया? तो ये आपका किया गया था अगस्त 1935 में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना इसी में हुई थी। प्रांतों को स्वायत्त सरकार की स्थापना की गई थी और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, 35 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था। ठीक है, तो भारतीय राजाओं के लिए जो था ये ऐच्छिक था कि आप अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाए। अखिल भारतीय संघ मैंने आपको बताया जो ये असफल हो गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाले सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था। क्या था? अंगीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना, मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना ये जो थे सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य हो गया था। ठीक है, राजाओं के लिए नहीं था, ये रियासतों के शासक के लिए था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई थी, ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में की गई थी। ठीक है, संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। ठीक है, वायसराय की जो नियुक्ति थी। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों का विभाजन में हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो अभी हमने पढ़े 3 सूची बनाई गई थी, संघ सूची
59 विषय थे, प्रांत सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे। अच्छा, संघीय सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय रखे गए थे? सशस्त्र सेना रखी गई थी, डाक रखा गया था, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IPS UPSC। ठीक है, ये सब इसमें रखा गया था संघ सूची में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं किए गए थे ऐसे विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया था? तो ये वाला विधि निर्माण का अधिकार था गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय तथा अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रित थी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल वायसराय में केंद्रित थी। ठीक है, अवशिष्ट जो 3 सूचियाँ रखी गई थी उसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, जो मतलब तीनों में नहीं है। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? तो अभी हमने पढ़ा 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के विषयों को विभाजित किया गया था, तो वही फिर से 3 सूचियों में विभाजित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना? आपको अभी बताए थे 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारत को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935। अभी हमने बताए थे कि इसको संविधान का मूल ढांचा मतलब कहते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, प्रथम मूल ढांचा। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तो अभी पढ़े आपने, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, तो यही है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य, फिर से वही आ गया, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए अनिवार्य था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल, अच्छा कट गया था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के सदनों में प्रावधानित सदस्य संख्या थी, तो उच्च सदन में 260 संख्या है और निम्न सदन में 375 सदस्य। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के निम्न सदन का कार्यकाल निर्धारित कितना किया गया था? 5 वर्ष का निम्न सदन का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान इसी अधिनियम से किया गया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो हमने पहले कवर नहीं करे, इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो आपका जो है भारत शासन अधिनियम पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति किस में निहित थी? तो यह है ब्रिटिश संसद में निहित थी। किस अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? 1935 के अधिनियम के, एक मिनट, ठीक, 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण मंत्रिमंडल को दिया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो विधानसभा के प्रति। ठीक है, 1935 के अधिनियम में के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करता था। कौन करता था? तो ये आपका गवर्नर करता था। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान रखने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी? तो ये थी गवर्नर की। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था, तो ये था गवर्नर जनरल वायसराय तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद द्वारा किया जाता था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था। जो केंद्रीय कार्यपालिका थी उसके जो हस्तांतरित विषय होते थे उसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था? तो यहाँ पर गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था, उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया था गवर्नर जनरल वायसराय को। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? तो ये था आपका भारत सचिव के अंडर में। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति, केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करना, इस सब का अधिकार किसके पास था? तो गवर्नर जनरल के पास था। आज भी आप देखते हैं ये सब चीज़ें हमारा गवर्नर से करते हैं। ठीक है,
भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल कैसी थी? तो आपकी द्विसदनीय थी। ठीक है। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। 1+2 का जो था स्ट्रक्चर था, याद रखना आपको। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो ये की जाती थी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आज कैसे होती? आज होती कॉलेजियम के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे आगे हम पढ़ेंगे। 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो थी 65 वर्ष थी। ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री अधिकारिता। ठीक है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी प्रिवी काउंसिल में। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत्त किया गया था? तो यह है आपका 1935 द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का प्रावधान। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। 1 फैक्ट में आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, यही फैक्ट उठा के आपको दे दिए जाते हैं एग्जाम में। ये आपकी ये हो गया और ऐसे फैक्ट्स हो गए, और जो है आपके ये कथन वगैरह हो जाते हैं आपके। कथन किसने कहा, ये वाला किसने कहा, तो ये सब आपका 1 लाइनर आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे वैसे थोड़े से कथन इसमें भी है। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था? तो अभी हमने पढ़े 1935 के अधिनियम से। ठीक है। 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय, ये हमने पढ़े 6 प्रांतों में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा, इस संयुक्त प्रांत मैंने जब आपको सेंट्रल प्रोविंस बता दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो ये आज के आपके संविधान के नीति निर्देशक तत्व मतलब DPSP जो है इसमें आपका किया गया है। ठीक है। अनुदेश प्रपत्र ये याद रखना है आपको। अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन से आपको वैसे भी याद आ ही जाएगा। ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो है हमारी नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार को इंस्ट्रक्शन ही तो देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। ये सब नीति निर्देशक तत्व ही देते हैं, तो इससे आपको इजीली याद रहना चाहिए। ठीक है। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानसभा के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जा सकता था? तो संयुक्त सत्र जो आहूत किया जा सकता था वो आपका गवर्नर जनरल वायसराय के द्वारा। ठीक है। कोई अगर मतभेद की स्थिति हो, आज किसके द्वारा किया जाता है? तो आज किया जाता है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। 1935 के अधिनियम में के अधीन जो है संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना? तो यह आपकी फेडरल न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया गया है? तो यह है 1935 के, यहाँ कट गया है। ठीक है। 1935 का भारतीय अधिनियम जो था इसमें संघ सरकार को राज्यों को आदेश देने का विचार। आज भी आप देखते हैं संघ सरकार ही राज्यों को ज़्यादा आदेश देती है। कोई भी जैसे राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, या आपका संवृत्ति में तो दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है। अगर संवृत्ति में दोनों कानून बना रहे हैं तो अगर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जो केंद्र की बात होगी उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है। तो ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया। ठीक है। तो ये आपके कुछ कथन है, इसको आपको याद रखना है कि वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो ये कहा था आपका भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 को। ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपसे कथन पूछते हैं। किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए ये सर्वोत्तम तरीका है? ये कहा था लॉर्ड लिंजिथगो ने। ठीक है। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। ये क्या किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ये आपको सिनॉप्सिस में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं
शाश्वत MPPSC हब, ठीक है, MPPSC हब। लिंक मैं जो है आपके कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा, तो उसमें से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगले वीडियो पे अब मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।